हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल एकेडमी से। आज जो चर्चा की जाएगी वो स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा की जाएगी। और ये स्थानीय स्वशासन संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसमें एसआई के लिए भी है, लेखपाल के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए भी और लोअर पीसीएस स्तर के जो भी एग्ज़ाम आते हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन माना जाता है। तो आइए हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करते हैं। स्थानीय स्वशासन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर जो स्वयं का शासन होता है, अर्थात इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। विकेंद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है, वैसे प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो मौर्य काल हो गया। मौर्य काल के बाद फिर मध्यकाल में, मुगल काल में भी ये चलता रहा। और जब ब्रिटिश सरकार ने शासन की शुरुआत की तो उस समय स्थानीय स्वशासन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थानीय स्वशासन के लिए किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो आप बताएंगे कि 1882 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इसने 1882 में एक एक्ट लेकर के आया था और उस एक्ट के माध्यम से इसने स्थानीय स्वशासन के दो भाग कर दिए थे। जैसे पहला था तालुका और दूसरा जो था वो जिला बोर्ड। तो अगर पूछा जाए किस अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि 1882 में जो तालुका और जिला बोर्ड बनाया गया था, इसे भारतीय संविधान में या भारतीय संवैधानिक इतिहास में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार पत्र। तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। और मैग्ना कार्टा स्थानीय स्वशासन का कौन था, तो आप बताएंगे 1882 का एक्ट था। अर्थात ग्रामीण स्तर पर, निम्न स्तर पर जो बड़े बदलाव किए जाते हैं या छोटे छोटे अधिकार जो दिए जाते हैं, लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पहली बार आप ये कह सकते हैं, पहली बार इसे संवैधानिक मांग की शुरुआत जो की गई थी स्थानीय स्वशासन को लेकर के, वो 1919 ब्रिटिश सरकार के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार मान्यता दी गई। तो अगर पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन को ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में पहली बार मान्यता जो दिया गया था, उसके लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है, तो 1919 का। और फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा इसे, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल जाएगा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में मान्यता कब मिली थी, तो 1919 में मिला था। और इसे राज्य सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1935 में किया गया था। फिर आपका देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के पहले ही महात्मा गांधी
पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा को आगे बढ़ाया था। और महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज अवधारणा को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके जो पहले मंत्री बनाए गए थे, पंचायती राज मंत्री या सामुदायिक विकास मंत्रालय के जो मंत्री बनाए गए थे, उनका नाम था एस.के. डे बनाए गए थे। तो आज़ादी के बाद पहला सामुदायिक विकास मंत्रालय या पंचायती राज जो मंत्री बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था और उसके जो पहले मंत्री थे उनका नाम था एस.के. डे। और फिर गांव का विकास करने के लिए या स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए 1952 में नेहरू की सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और आप सभी लोग जानते होंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे कि जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उसके प्रति जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो ये अधिकार दिया गया था वो किसी जनता के हाथ में नहीं था बल्कि अधिकारियों के हाथ में था। तो अधिकारियों के हाथ में होने की वजह से स्थानीय स्वशासन सही तरीके से सफल नहीं रहा। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लेकर के, इस मंत्रालय को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई समितियों का गठन किया था और उसमें बहुत सारी समितियां थी। लेकिन स्थानीय स्वशासन को लेकर के जो सबसे प्रसिद्ध समिति है उसको हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में जो प्रमुख समितियां हैं, आइए हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और उस समितियों में सबसे पहले जो नाम लिया जाएगा उस समिति का नाम है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। पहली जो समिति थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति जो लाया गया था 1957 में। दूसरी जो समिति है सभी लोग जानते होंगे, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति को कब लाया गया था? 1977 में लाया गया था। उसके बाद फिर और भी समितियां लाई गई थी। पी.वी.के. राव समिति, और पी.वी.के. राव समिति जो लाई गई थी वो 1985 में योजना आयोग के कहने पर। फिर उसके बाद है चौथी समिति एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। और एल.एम. सिंघवी समिति जो लाई गई थी 1986 में। और अगली जो समिति थी उसका नाम था पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति। और इसको लाया गया था 1988 में। इसको जो लाया गया 1988 में। तो देखिए बच्चों, इसमें पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति 1977, तीसरी पी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। तो इसमें उपयुक्त जितनी भी समितियां हैं, सारी समितियों पर जब आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो उसमें महाधिकार पत्र स्थानीय स्वशासन का आज़ादी के बाद जो तुरुप का इक्का भी शामिल हुआ, कह सकते हैं आप उसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बलवंत राय मेहता समिति की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो विशेषता है उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो इसमें इसने
सुधार किया था, जो बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर इसने प्रदान किए थे। और वो 3 स्तर है, पहला है ग्राम स्तर, तो इस समिति का जो पहला स्तर बताया गया था वो ग्राम स्तर, और दूसरा जो बताया गया था प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर जिसको हम लोग ब्लॉक स्तर भी कहते हैं। ये ग्राम स्तर है, ये प्रखंड स्तर है, और तीसरा जो बताया गया था जिला स्तर, तीसरा जो आप बताएंगे जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा बनाया गया, ग्राम सभा, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद। अब इसमें ग्राम स्तर का जो मुखिया होता है, ग्राम सभा का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान। और प्रखंड स्तर का जो मुखिया होता है ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। और जिला परिषद स्तर का जो होता है वो जिला पंचायत, पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष। ये ग्राम का प्रथम नागरिक है, ये ब्लॉक का प्रथम नागरिक है, और ये जिले का प्रथम नागरिक है। तो इसमें से जो ग्राम प्रधान होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है, और जो ब्लॉक प्रमुख होता है ये अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो इनको निर्वाचित करते हैं, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है इसको निर्वाचित करने वाले जिला पंचायत सदस्य होते हैं, और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की बात को बताया था, तो 3 स्तर, और 3 स्तर में ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। और इसमें यह भी कहा गया था कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पर प्रखंड स्तर को लाना चाहिए, और जहाँ पर 20 लाख की जनसंख्या नहीं है वहाँ पर इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जो बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। सिर्फ बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और इसी समिति की सिफारिश पर शायद आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है ये, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी समय इसे पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया था। तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। उसके बाद 1960 में क्रमशः असम, तमिलनाडु, क्रमशः असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसे लागू किया गया। तो सबसे पहले राजस्थान में, फिर उसी समय 1959 में आंध्र प्रदेश को, फिर 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब ऐसे राज्य हैं जो 1960 में इसे लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में 1959 में इसे लागू किया गया था। और फिर
इस समिति का मूल्यांकन करने के लिए, इसमें कुछ बदलाव करने के लिए या इसका परीक्षण करने के लिए जो दूसरी समिति लाई गई थी उसको हम लोग अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए दूसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी तो आप बताएंगे अशोक मेहता समिति थी। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में किया गया था। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं तो आप बताइएगा कि इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत कर दी। और ये जो समिति थी वो 13 सदस्यीय समिति थी, 13 सदस्यीय समिति थी। अर्थात इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13 थी। और 78 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और गठन जो इसका किया गया वो 77 में किया गया। अब इसने क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो जैसे उसने त्रिस्तरीय बताया था तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, द्विस्तरीय। और 2 स्तरीयों में जैसे पहला है जिला स्तर और दूसरा इसने मंडल स्तर की बात की थी। तो पहली बार मंडल स्तर की बात करने वाली समिति का नाम क्या है? कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे अशोक मेहता समिति है। लेकिन इसने ग्राम स्तर की बात या ग्राम पंचायत की बात इसने नहीं की थी। और मंडल स्तर में संख्या जो था वो 15,000 से लेकर के 20,000 संख्या को शामिल किया गया था। चाहे 10 से 15 गांव हो सकते थे, 10 से 15 गांव हो सकते थे। और 10 से 15 गांव की संख्या कितनी हो सकती थी? 15,000 से लेकर के 20,000 तक। तो इसने मंडल स्तर की बात की, संख्या 15,000 से 20,000 की बात की और जिले स्तर की बात की। और जिले स्तर में जो इसने बात किया था वो जिला परिषद हो गया और दूसरा जो है मंडल पंचायत हो गया, मंडल पंचायत हो गया। तो ये द्विस्तरीय की बात कर दिया इसने। और भी इसने कुछ बातें कही थी, जैसे इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि इसमें जिला को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि जिला के लिए सर्वाधिक महत्व देने की बात सबसे पहले किस समिति ने किया था तो अशोक मेहता समिति ने किया था। और इसने ये भी कहा था कि जो चुनाव होने चाहिए स्थानीय स्वशासन के वो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों के आधार पर होने चाहिए। तो राजनीतिक दलों के चिन्हों के आधार पर चुनाव कराने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो बेशक आप लोग बता सकते हैं उसका नाम है अशोक मेहता समिति। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, अशोक मेहता समिति थी। और अशोक मेहता समिति को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति का मूल्यांकन करने के लिए लाया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। इसने कौन कौन सी सिफारिशें की थी? तो आते ही इसने कहा कि 3 स्तर का नहीं होना चाहिए बल्कि 2 स्तर का होना चाहिए। अर्थात ग्राम स्तर की बात, ग्राम पंचायत की बात इसने नकार दी थी। और इसने सिर्फ और सिर्फ जिला स्तर की बात की, मंडल स्तर की बात की। और मंडल स्तर में 10 से 15 गांव मिलाने के लिए कहा, या संख्या उनकी कितनी होनी चाहिए? 15 से 20,000 होनी चाहिए। और इसने ये भी कहा कि जो चुनाव हो वो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों के आधार पर होना चाहिए। और इसने सबसे अधिक जो महत्व दिया था, इम्पोर्टेंसी दी थी, वो जिला स्तर की थी। लेकिन जो संविधान विशेषज्ञ थे, जो कानून विशेषज्ञ थे, तो इस समिति की बात को नकार दिया था, क्योंकि जो बेस है, जो जड़ है, जो शुरुआत है ग्राम पंचायत, और बगैर ग्राम पंचायत के ब्लॉक का या जिला का विकास किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो अधिकतर जो शुरुआत करते हैं वो गांव से करते हैं। तो इसे अपूर्ण मान लिया गया और अपूर्ण मानते हुए इस समिति की बात को नकार दिया गया था। तो अगली समिति बनाई गई जिसे योजना आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। तो उस समिति का नाम है, जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समिति है, उस समिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था PBFT।
के पीबी के राव समिति। और पीबी के राव समिति जो लाया गया था वो कब की बात है? 1985 की बात है, 1985 की। अब इस राव समिति की क्या विशेषता है जो कि योजना आयोग के आदेश पर लाया गया था? तो आप बताएंगे जो पीबी की राव समिति है इसने 4 स्तर की बात की थी, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो चतुर्थ स्तर की बात करने वाली एकमात्र समिति कौन है जिसे योजना आयोग के कहने पर लाया गया था? पीबी के राव समिति, 1985 की बात है। अब 4 स्तर में जैसे पहला था वो राज्य स्तर, राज्य स्तर, तो राज्य स्तर की बात की गई, राज्य स्तर की बात की गई। दूसरा जिला स्तर की बात की गई। तीसरा मंडल स्तर की बात की गई, मंडल स्तर। और अगला है ग्राम स्तर, ग्राम स्तर। तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की बात थी, राज्य विकास परिषद, तो राज्य विकास परिषद हो गया। दूसरा जो जिला स्तर है, जिला परिषद की बात हो गई, जिला परिषद। और तीसरा जो है मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो गया, मंडल पंचायत। और चौथा जो है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। हालांकि ये जो मंडल स्तर है इसको आप पहले रखेंगे, जिला स्तर को आप बाद में रखेंगे। और इन चारों में सबसे अधिक फोकस जो किया गया था तो इसमें भी जिला स्तर की सिफारिश पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसमें जो आपको याद करना है, जो बताना है, तो सीधा आप ये कह सकते हैं कि पीबी के राव समिति योजना आयोग की सिफारिश पर लाई गई थी और ये पहली ऐसी समिति है जिसने 4 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। तो 4 स्तरीय प्रणाली की बात करने वाली एकमात्र जो समिति है उसका नाम है पीबी के राव समिति। तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद के गठन की बात की, फिर मंडल स्तर दूसरे नंबर पर आएगा तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात की, जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की। और इसमें सबसे अधिक जो बल दिया गया था मैंने पहले ही बता दिया था जिला स्तर की। तो ये इनकी पहली सुधार की बात हो गई। और इसमें ये पहली ऐसी समिति है जिसने कहा था SC ST और महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो इन सब को जनसंख्या के आधार पर SC और ST को आरक्षण देने की बात कही। तो यहाँ पर जो नई बात आपको निकल करके मिलने वाली है वो सीधा आप ये कह सकते हैं पहली ऐसी समिति है जिसने रिजर्वेशन की बात की थी। और रिजर्वेशन की बात सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए थी, SC ST और महिला वर्ग। और आज भी पंचायती राज व्यवस्था में इन सब के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो पहले ऐसी समिति कौन है जिसने रिजर्वेशन की बात की? तो पीबी के राव समिति है। और इसने जरा सा संवैधानिक मामले में भी दखल दिया था और ये कहा था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाए तो उसे संवैधानिक बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें ये बात नहीं की गई थी, लेकिन सांकेतिक बात इसमें कर दी गई थी। तो ये पीबी के राव समिति हो गई। अब जो अगली समिति है आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगली समिति का नाम है, अगली समिति जो चौथी समिति है वो LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। इसमें भी कई बातें थी। इसको 1986 में लाया गया था। अब इसने जो कहा सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहले ऐसी समिति कौन है जिसने ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को
संविधान के अंतर्गत जोड़ा जाए। तो संवैधानिक बात करने वाली पहली स्पष्ट रूप से व्यवहारिकता के साथ जो स्वीकार किया गया वो एल.एम. सिंघवी के द्वारा। और इसमें यह भी कहा गया था कि नियमित चुनाव होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो नियमित चुनाव जो होने चाहिए वो राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि गैर राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। तो गैर राजनीतिक दलों के चुनाव की सिफारिश किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने किया था। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात की गई थी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश करने वाली समिति सिंघवी समिति है। और इसने ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए, ब्लॉक का विकास करने के लिए, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की भी बात कही थी। अर्थात जो राज्य वित्त आयोग आया है, तो राज्य वित्त आयोग जो लाया गया था वो किसकी देन है? तो आप बताएंगे एल.एम. सिंघवी समिति की देन है। तो देखिए एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या क्या बातें इसमें बताई थी, क्या क्या बातें की थी, तो आप तुरंत बताइएगा कि एल.एम. सिंघवी समिति 86 में लाया गया, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और संवैधानिक मान्यता की बात करने वाली ये पहली समिति है। और इसने ये भी कहा था कि नियमित चुनाव होने चाहिए, लेकिन नियमित चुनाव जो होने चाहिए वो गैर राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल पर अगर पंचायती स्तर के चुनाव होते हैं तो उसमें भेदभाव के चांसेज बढ़ जाते हैं, अर्थात उसमें सारे लोगों के विकास में थोड़ा सा संशय हो जाता है। और इसने ये भी कहा था कि जो चुनाव होने चाहिए उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी होना चाहिए। और इस समिति के द्वारा ये भी बताया गया था कि इसमें बगैर वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराए किसी भी पंचायती राज व्यवस्था का विकास होने वाला नहीं है। तो निर्वाचन की बात या संवैधानिक मान्यता की बात या गैर राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव की बात या राज्य वित्त आयोग की सिफारिश की बात या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात, ये सारी बातें जो की गई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन सी समिति है? एल.एम. सिंघवी समिति। और इस समिति का मूल्यांकन करने के लिए जो अगली समिति लाई गई थी उसको हम लोग, जो 5वीं समिति है, पी.के. थुंगन समिति के नाम से जाना जाता है। तो पी.के. थुंगन समिति का जो गठन किया गया था 1988 में किया गया था। और इस समिति ने भी यही कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। संवैधानिक मान्यता के लिए इसने बात की, बाकी ढेर सारी बातें पहले ही की जा चुकी थी, तो इसने भी उसी बातों को दोहरा दिया था। तो उपयुक्त दोनों समितियों के आधार पर, जैसे पिछली जो समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति, इन दोनों समितियों को देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री 1889 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 64वां संशोधन बिल प्रस्तुत किया। 64वां जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था वो 1989 की बात है और उसको लोकसभा में पारित भी करा लिया गया। तो 64वां संशोधन बिल अगर पूछा जाए किसके लिए लाया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए लाया गया था। और उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी जी है। हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 3 प्रधानमंत्रियों का एक बड़ा योगदान माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं और पी.वी. नरसिम्हा राव हैं। तो लोकसभा में इसको पारित करा दिया गया था। तो इस समितियों के साथ आगे हम चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को, गुरुकुल के इस वीडियो को अपलोड कर लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। धन्यवाद।